नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की चर्चा करें तो नीतीश कुमार की यात्रा बिहार महिला संवाद यात्रा तो अभी टली है, लेकिन तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके हैं और पहला पड़ाव मुंगेर में है। देखिए, तेजस्वी यादव जब यात्रा पर निकले हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, बिहार सरकार को निशाने पर लिया है। स्वाभाविक भी है कि देखिए, जो सत्ता में हैं, जो राजा है, उनके खिलाफ ही विपक्ष को लड़ना होता है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से आक्रामकता दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल तो उनसे भी बनता है। और जब वे यात्रा पर निकले हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, खबर यह भी आ रही है कि कौन मिलेगा नहीं मिलेगा इसके लिए भी पास निर्गत किए जा रहे हैं। तो कितना फीडबैक आएगा, वैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा कर रहे हैं, उनसे जो जानकारी प्राप्त होगी वह 2025 के विधानसभा चुनाव में हमें मदद प्रदान करेगी। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जो हमला बोला है, पहली बात जो वह बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, उम्र तो है ही। और साथ में यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुखौटा है। मुखौटे शब्द का इस्तेमाल कर तेजस्वी यादव ने उन लोगों को घेरने की कोशिश की है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार तो असली में वही चला रहे हैं, जो पर्दे के पीछे लोग हैं। अब देखिए, स्कोर करने की बात नहीं, यह हम और आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार भी रेबड़ी बांटने जा रहे हैं, बजट में यह साफ साफ दिखेगा। तो तेजस्वी यादव ने यह कहना शुरू किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली। इसके साथ ही वह इस बात को जोड़ रहे हैं कि देश भर में सबसे महंगी बिजली बिहार में है। देखिए, यह बड़ा मसला है और कहा जाता है कि यह एक ऐसा कारण है जिसके कारण जो निजी क्षेत्र है, जो बचे हुए व्यापारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं बिहार में, वह बिहार में पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं, आस पड़ोस के प्रदेशों में जाकर निवेश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तब 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन इसके साथ वह यह भी जोड़ रहे हैं कि हम इसी सरकार से दिला कर रहे हैं। अब इसका दो मतलब होता है, या तो सरकार की तैयारी के बारे में कुछ पता है तेजस्वी यादव को कि सरकार कुछ करने जा रही है। हमें और आपको, देखिए बाकी लोगों को स्मरण नहीं होगा कि केंद्र की कई योजनाओं के बारे में नीतीश कुमार पहले कैसे जानकारी प्राप्त कर लेते थे, इनके सिंह हुआ करते थे और बिहार उसे पहले लागू कर पूरे देश में अग्रणी बन जाता था। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई 200 यूनिट फ्री बिजली तो हम इसी सरकार से दिलवा देंगे। इसके बाद जो चर्चा हम और आप करते रहे हैं, विजन की बात, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का उदाहरण भी सामने आता है कि थके हुए और मुखौटा, तो नीतीश कुमार के पास आगे सरकार चलाने का कोई विजन नहीं, कोई दृष्टि नहीं। यह बात तो हम लोग बार बार कहते हैं कि देखिए, सड़क, बिजली, पानी, बसपा से अब आगे बढ़ने की जरूरत है बिहार को। लेकिन तेजस्वी यादव के पास क्या विजन है, वह यह नहीं बता रहे। अपना विजन तो बताएं जिसके आधार पर वह इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि 2025 में बिहार की जनता छप्पर फाड़ कर वोट देगी। यदि छप्पर फाड़ कर वोट नहीं मिला तो फिर सत्ता में आएंगे कैसे? और विजन वाली बात तेजस्वी यादव ने आज कहना शुरू किया है। विजन डॉक्यूमेंट की बात तो, इसकी शुरुआत तो प्रशांत किशोर ने की थी। तो तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हुई, ठीक है, अभी पास वाले लोग ही आ रहे हैं, जनता से सीधा संवाद नहीं हुआ है। लेकिन मैं कल देखिए एक सांसद से मिला था रात में, आरजेडी के सांसद से। वह कह रहे थे कि पहले अनुशासन, क्योंकि इस बात का एहसास है कि जैसे ही भीड़ जमा होती है, अनुशासन खत्म हो जाती है और वह जो हरा वाला गमछा है मुरेठा बांध के लहराना शुरू किया जाता है। तो पहले ट्रेंड किया जा रहा है कि भाई इसे तो रोकना है, लहरिया कट रोकना है। और लड़ाई कितनी तीखी है और नीतीश कुमार कितने आगे हैं, भले ही कह दे कि मुखौटा है, कोई विजन नहीं है, ये हम और आप समझते हैं। आगे अजीत जी आप बताएं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी जो हमने पहला, ये जो तीसरा चरण है तेजस्वी यादव की यात्रा का, पहला चरण उन्होंने पूरा कर लिया था, दूसरा चरण बीच में रोक दिया था, उपचुनाव थे और त्योहार थे, इसकी वजह से उन्होंने रोक दिया था। तो पहला, तीसरे चरण का पहला दिन मुंगेर में था। हमने वहां की तस्वीरें देखी। एक तरफ जी। जयप्रकाश यादव बैठे हुए थे, दूसरी तरफ अजय कुमार बैठे हुए थे जो एमएलसी हैं।
तो वो बिल्कुल। भी एक समीकरण साधने की बात है जो आपने कहा। ललन हुँ, सिंह वहां से एमपी हैं, चुनाव जीते हुए हैं, और आपने अजय सिंह को बिठाया वहां अपने बगल में, तो ये मैसेज आपने देना चाहा कि हम सिर्फ अपने समीकरण में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं मुस्लिम। बैठाना तो उन्हें अनीता महतो को भी चाहिए था, अशोक हाँ, महतो को भी बिल्कुल चाहिए बैठाना था। चाहिए था, बिल्कुल बैठाना चाहिए हुँ, था, लेकिन वो नहीं थी। इसके हुँ, बावजूद उनके बारे में एक जानकारी है कि वो अभी तक साथ में हैं। हम लोगों ने कुछ दिन जी, पहले एक तस्वीर देखी थी कि अनीता महतो और उनके अशोक महतो दोनों लोग मिलने गए थे लालू यादव के साथ, और लालू यादव के सामने खड़े होकर के दोनों ने तस्वीर खिंचवाई थी। हालांकि वो भी एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें लालू यादव ने पैर नीचे नहीं किया था टेबल के, उससे पैर जी। हटाया नहीं था वो, और वो वहां अनीता महतो पैर छू रही थी और वहां अशोक महतो खड़े थे। खैर वो, यही एक खबर और आपको दे रहे हैं अजीत जी, ये देखिए पशुपति पारस की स्थिति तो खत्म ही है एनडीए में। तो कहा यह जा रहा है कि पशुपति पारस इंडिया ब्लॉक से बातचीत में हैं, तेजस्वी यादव से बातचीत में हैं। और पशुपति पारस की पार्टी में यदि कोई बड़ा चेहरा दिख रहा है अब भी साथ में, तो वो सूरजभान सिंह है। तो सूरजभान सिंह को तेजस्वी यादव अपने पक्ष में करना चाहते हैं। कुछ टिकटों की बात भी, लेकिन अभी सूरजभान सिंह ने हामी नहीं भरी है। सूरजभान सिंह के सामने दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। जैसे बिहार में चर्चाएं चल रही है कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो सूरजभान सिंह, देखिए पहली चर्चा जब हमने ही वह खबर ब्रेक की थी कि 2025 के चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ अनीता महतो को लड़ाया जा सकता है। अब यदि सूरजभान सिंह को लाने की बात हो रही है, क्योंकि अनंत सिंह दूसरे खेमे में चले गए हैं, तो मोकामा भी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, वह एक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। तो ये भी उसी जो हम बात कह रहे थे उसी का एक्सटेंशन जी, हुआ। अगर सूरजभान सिंह को लाना चाह रहे हैं, अजय सिंह को आज बिठा करके तस्वीर दिखा रहे थे कि हम जी, साथ में हैं, और ये हम अपने एमवाई समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो ए टू जेड की बात करते हैं, तो हम सभी जातियों को अपने साथ रखते हैं प्रोमिनेंटली। बिल्कुल। तो ये हम्म, एक दिखाने का मैसेज था मुंगेर में, जब वो पहली तस्वीर, जो पहली प्रतिक्रिया हमारी यही थी वो देखने के बाद। दूसरी बात यह है कि जो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं तेजस्वी यादव, पार्टी के जो हम्म, पदाधिकारी हैं या सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्हीं लोगों से, चूंकि आप बंद कमरे में बहुत बड़ी भीड़ से आप नहीं मिल सकते हैं, और बहुत बड़ी भीड़ के साथ बहुत अच्छा संवाद भी नहीं हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। अगर हैंडपिक किए हुए लोग हैं जिनको चुन करके हम्म, बुलाया जा रहा है, तब आपको सही फीडबैक नहीं मिलेगी, ग्राउंड की रियलिटी आपको पता नहीं चलेगी। बिल्कुल। आपको एक दूसरी चीज होती है कि नेता आके भाषण दे और कुछ चुनिंदा लोगों की राय पूछी जाए। हम लोग जी, देखते हैं कि जब शक्ति केंद्र की बैठक बीजेपी की होती है और पन्ना प्रमुखों की बैठक होती है, तो बजाते स्टेडियम में संबोधित करते हैं अमित शाह, 10,000 लोग मौजूद होते हैं और संबोधित किया जाता है, वहां एक निर्देश दिया जी, जाता है। वो हम्म, फीडबैक इंटरेक्टिव नहीं होता है, वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। आप इंटरेक्टिव हम्म, बातचीत करने की जरूरत है, और हैंडपिक करके लोग नहीं लाए जाने चाहिए। देखिए, जिला अध्यक्ष के खिलाफ हमेशा एक दूसरा खेमा होता है, कुछ और नेता होते हैं बिल्कुल। जो जिला अध्यक्ष का विरोध करते हैं। अगर हम्म, उनके लोग नहीं आ रहे हैं उस बैठक में, और जिला अध्यक्ष हम्म, अपनी पसंद के लोगों को बुला रहा है, तो फिर वहां से ईमानदार फीडबैक नहीं मिलेगी तेजस्वी यादव को। पहली बात तो ये उनको इसमें सुधार करने की जरूरत है कि सिर्फ जिला जी, अध्यक्ष पर आप निर्भर न रहें। आपके राष्ट्रीय, आपके जिलाध्यक्ष या प्रदेश विधायक। जिला अध्यक्ष या विधायक जो वहां का बड़ा नेता है उस पर जी, डिपेंड नहीं रहे। पूर्व अध्यक्ष को बिल्कुल। भी आप इन्वॉल्व करिए, पूर्व विधायक को भी इन्वॉल्व करिए। अगर कोई व्यक्ति उस जिले का आपके प्रदेश कमेटी में है, उसको भी इन्वॉल्व करिए। उन सबको कहिए कि वो लोग, मतलब अगर खेमे हैं, देखिए राजनीति में गुटबाजी से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर जिस पार्टी में गुटबाजी नहीं है वो फिर पार्टी नहीं है, वो राजनीतिक दल नहीं है, फिर वो कोई जी, धार्मिक संगठन आप कह सकते हैं। तो हम्म, आप हर गुट का लोग होना चाहिए, तब वो आपको ईमानदार फीडबैक देगा, तब आपको जमीनी सच्चाई पता चलेगी। एक तो ये बात जो उनके लिए हमको समझ में आया। अब आइए, हम्म, जो उनका आक्रामक तेवर है, जो नीतीश कुमार और राज्य सरकार के खिलाफ जो उन्होंने स्टैंड लिया, जी, उनका स्टैंड हम एक मामले में कहेंगे कि बहुत सधा हुआ है। और उनको हम्म, जहां से भी फीडबैक मिली हो सकता है कि हम लोग का प्रोग्राम भी वो देखते हो, क्योंकि वो जितनी बातें बिल्कुल। उन्होंने कही हैं, वो सारी बातें हम लोग पिछले कई महीनों से कह रहे कहते हैं। रहे। और जी, वो सारी बातें उन्होंने समराइज किया है, एक लाइन से आप 1, 2, 3 पॉइंट करके देखिएगा तो वही बातें लिखी गई हैं सारी। हम्म, तो वो जैसे जैसे नीतीश कुमार के विजन की बात है, तो हम लोग बार हम्म, बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आप, ये ठीक है कि 20 साल पहले बहुत खराब स्थितियां थी और आपने उससे मुक्ति दिलाई। लालू यादव और राबड़ी देवी का राज बहुत खराब था, आपने उसको ठीक किया, लेकिन अब उसके हम्म, आगे क्या? अगर ये सवाल बिल्कुल। होगा कि हम्म, एक समय में तो खैर लालू यादव की भी भूमिका थी ना, उन्होंने भी एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जी, जब अगड़ा पिछड़ा क्या उन्होंने, जब वो संघर्ष शुरू हुआ, जब मंडल की रिपोर्ट आई, तो एक पॉलिटिक्स कंसोलिडेट करनी थी पिछड़ी जातियों की, जो लालू यादव के समय हुआ।
उसके बाद एक बिल्कुल। आपने भी अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा ली, 20 साल आप भी निभा चुके। तो हुँ। अब उस भूमिका के आगे की ज़रूरत है। मतलब हाँ, 2000 हर साल हम नई कक्षा में जाते हैं, नए बिल्कुल क्लास जाते में हैं। जाते हैं और उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस कुछ आगे का ही होता है, बिल्कुल पीछे आगे हम का नहीं होता है। जाते। हाँ, पीछे नहीं जी। जाते हैं और या एक ही हुँ, क्लास में ठहरे नहीं रहते हैं, हमको आगे बढ़ना जी, होता है। बिल्कुल। सारी हुँ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इकोनॉमी के सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो गोल्स चेंज हो गए। अब पहले खाली हुँ, विकास की बात होती थी, लेकिन अब हरित विकास की बात हो रही है। आप सिर्फ विकास की बात करके और बेहतर नहीं कर सकते। देखिए, देश के बिल्कुल। सबसे प्रदूषित 6 शहरों में 10 शहरों में 6 बिहार के होते हैं। तो आप हुँ, खाली विकास की बात कहेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको हरित विकास की बात करनी है, आप ऊर्जा की बात कहेंगे, ऊर्जा से काम नहीं चलेगा, हरित ऊर्जा की ज़रूरत है। तो सारे बिल्कुल। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। तो उसी तरह से आपको उसके हिसाब से चेंज करना होता है, जो आप चेंज नहीं हुए। तो ये हुँ, नीतीश कुमार को भी अपना रोड मैप देना होगा। जब वो निकले यात्रा में तब दें या जैसे भी दें, मनीष वर्मा घूम रहे हैं, मनीष वर्मा दें, कोई भी दे, लेकिन बिहार की जनता को एक रोड मैप देना होगा। और वो इसलिए चुनौती बताना है क्योंकि प्रशांत किशोर रोड मैप दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा हुआ है कि हम हर जिले का रोड मैप देंगे, हर जिले की समस्या और उसका समाधान हम समझाएंगे कि हमको कैसे करना है। तो ये नीतीश जी। कुमार को देना है और ये अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा उठाया। देखिए, हुँ, हम दूसरी जो सबसे अच्छी बात हमको लगी, ये विजन डॉक्यूमेंट की तो उन्होंने मांग की ही कि नीतीश कुमार अपना विजन बताएं। बिल्कुल। और वो अच्छी बात ये लगी कि वो जातीय समीकरण जिसकी बात होती थी, उस पर कम फोकस था तेजस्वी यादव का। हुँ, मतलब उन्होंने जानबूझ करके एक प्लानिंग के तहत हो, जैसे भी हो, जाति की बात को उन्होंने पीछे किया, पर्दे के पीछे। उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात जरूर कही। और ये भी जी। एक ध्यान रखिएगा ज्ञानेश्वर जी, ये बात उठेगी चुनाव में, पूछा जाएगा नीतीश कुमार से कि भाई, जब जाति 75% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी तो उसका क्या हुआ? बिल्कुल, क्यों घट तो गया? हाँ, क्यों नहीं लड़े आप? हाँ, आप क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं अभी भी लड़ हुँ, रहे हैं? आप तो सरकार, जी। केंद्र में भी आपकी सरकार है। तो आप क्यों हुँ, नहीं दोबारा से, जब जब मुख्य विपक्षी पार्टी तैयार है और आप ही की सरकार लेके आई थी, आप ही मुख्यमंत्री थे, तब वो बिल आया था। इसका जी। मतलब आपका हुँ, कमिटमेंट होगा तभी तो ले आए थे। किसी और मजबूरी भाजपा में तो की भी नहीं ले आए थे। सहमति थी। तेजस्वी यादव कह ही रहे हैं कि भाजपा की भी सहमति थी, तो भाजपा फिर की अड़चन कहाँ है? वही अड़चन कहाँ है? जब हाँ, आपकी प्रतिबद्धता होगी तभी तो आप ले आए थे। बिना जी। कमिटमेंट के तो ले आए नहीं थे। कोई हुँ, अगर मजबूरी में ले आए थे तो वो भी कहिए। लेकिन हुँ, अगर आप कमिटमेंट के जरिए ले आए हैं, अपने कमिटमेंट के तहत ले आए हैं, बीजेपी सहमत है, मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी सहमत है, तो आपको क्या दिक्कत है कि आप छोड़िए कोर्ट के प्रोसेस को और आप अभी एक नए सिरे से उस बिल को पास कराइए और प्रधानमंत्री को कहिए कि उसको 9th शेड्यूल में डाल दें। कोर्ट बिल्कुल। के प्रीव्यू से बाहर ही हो जाए वो। हुँ, न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दीजिए उसको, तो वो सवाल उठेगा चुनाव में। और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। राष्ट्रीय नेता भी उठाएंगे, कांग्रेस भी उठाएगी इस बात को। आरक्षण बचाना है और संविधान बचाना है, ये दो बड़े मुद्दे थे। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जी। देखा, बिहार में काम हुँ, नहीं कर सका था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी इसको उठाया जाएगा बड़े स्केल पर। तो ये एक आरक्षण वाला मुद्दा है, उस पर एक स्टैंड साफ करना होगा नीतीश कुमार को। हुँ, तेजस्वी यादव ने कहा नहीं, लेकिन सुरेंद्र यादव ने जिस दिन कहा था, हम लोगों ने चर्चा की थी कि वक्फ बोर्ड के बिल पर भी स्टैंड क्लियर करना होगा। बिल्कुल, आरजेडी बिल्कुल। चाह रही है कि घेरना उस पर, ताकि जो थोड़ा बहुत भी आरजेडी के, जेडीयू को और थोड़ा बहुत एलजेपी को, जो मुस्लिम का वोट हुँ, मिलता है, वो न मिले उनको। इसका प्रयास आरजेडी करेगी। कांग्रेस की तरफ से भी किया जाएगा कि वक्फ बोर्ड बिल पर अपना स्टैंड साफ करिए। तो आरक्षण पर स्टैंड साफ करना, वक्फ बोर्ड पर स्टैंड साफ करना, और तीसरी बात जो तेजस्वी यादव ने कही कि विशेष राज्य के दर्जे पर अपना स्टैंड साफ करिए। अब आप हुँ, विशेष क्यों राज्य चुप हो के जाते दर्जे हैं? की बात नहीं करते हैं, आप चुप हो जाते हैं। जब हुँ, सरकार में आते हैं बीजेपी के साथ, तो चुप हो जाते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों पिटीशन साइन होते हैं, एप्लीकेशन साइन होते हैं, आंदोलन चलते हैं, और जब मौका होता है तो आप चुप हो जाते हैं। अभी तो हुँ, मौका है। अभी तो नीतीश बिल्कुल। कुमार के लिए बेस्ट मौका है कि आपके समर्थन से सरकार टिकी हुई है। और जी। बीजेपी अपने केंद्र की सरकार को लेकर के कितनी सेंसिटिव है ज्ञानेश्वर जी, इस बात से समझिए कि पिछले 11 दिन से एकनाथ शिंदे को मनाया जा रहा था। एकनाथ हाँ, शिंदे की जरूरत बीजेपी को इसलिए नहीं थी कि महाराष्ट्र में सरकार बनानी है। महाराष्ट्र में तो अकेले हुँ, 132 सीटें हैं, वो तो निर्दलीय और इधर-उधर के जुगाड़ से सरकार बना लेगी वहाँ बीजेपी। जी। उसको अजीत हुँ, पवार की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अजीत पवार जब हुँ, साथ थे तो एकनाथ शिंदे की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एकनाथ एकनाथ शिंदे की ताकत उनके 57 विधायक नहीं है, एकनाथ शिंदे की ताकत उनके 7 एमपी हैं। दिल्ली में लोकसभा बिल्कुल, में एकनाथ बिल्कुल। शिंदे के 7 एमपी हैं। अगर 7 कम हो गया, तो कोई हुँ, एक पार्टी आपको अल्पमत में ले आ देगी। चंद्रबाबू नायडू अल्पमत में ले हाँ, आ देंगे। नीतीश कुमार आपको मिल जाए, अगर नीतीश कुमार। पासवान के साथ आपको अल्पमत में ले आ देंगे। तो हुँ, 7 एमपी वाली पार्टी को 12 दिन से मनाया जा रहा है। नीतीश कुमार उनको, अमित शाह मना रहे हैं, उनको देवेंद्र फडणवीस मना रहे हैं, सारे लोग मनाने में लगे हुए हैं कि आप केंद्र में मंत्री पद ले लीजिए, उप मुख्यमंत्री पद ले लीजिए, जो चाहिए सो ले लीजिए। और आपके पास जी, 12 एमपी है लोकसभा में और आप कोई मांग ही नहीं रख रहे हैं। तो बिल्कुल। ये सवाल भी चुनाव में उठेगा नीतीश कुमार के सामने कि आप मांगिए स्पेशल स्टेटस। अब आप आज की तारीख में आप बांह मरोड़ के लेने की स्थिति में,
सद्भाव से नहीं मिल रहा है तो आप दबाव बना करके ले लीजिए, और नहीं तो स्पेशल पैकेज की भी कहाँ घोषणा हुई, कोई 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा करवा लीजिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरा वाली स्थिति है। बिल्कुल। और दूसरी जो हुँ, पहले से केंद्र की स्कीम्स चल रही हैं, उसी के पैसे को कहा जा रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं। वो तो केंद्र की हाँ। स्कीम्स के पैसे हैं ना, या फिर जीएसटी में या इनकम टैक्स में जो स्टेट का हिस्सा है वो पैसे मिल रहे हैं। उसके अलावा एम्स की बात कब हो चुकी थी? सड़कें तो पूरे देश में बन रही है। हाँ, सड़कों के नेटवर्क बढ़ाने से सिर्फ बिहार का भला थोड़ी होने वही, वाला है। वही। देखिए, जब तक आप बिहार के लिए कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, कहाँ कुछ कर रहे हैं आप? और एम्स का क्रेडिट तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से प्रयास चल रहा था। चल रहा था प्रयास ना भाई, और हुँ, जो अभी भी हम लोग कितनी बार बात की कि नया कोई काम नहीं करा रहे हैं आप। केंद्रीय हुँ, विश्वविद्यालय है, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं अब तक बन के तैयार हो गए, जो कपिल सिब्बल के समय पास हुए थे, जो कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे। जी, तो इस तरह हुँ, की 10 चीजें हैं, कहाँ कोई नई यूनिवर्सिटी खुलने की बात हो, नए रेलवे स्टेशन बनने की बात हो, नया एयरपोर्ट बनने की बात हो, नया कुछ भी नया नहीं हो रहा है। पुराने जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सब चल रहे हैं। और आपने ठीक कहा कि वंदे भारत के अलावा कोई दूसरी ट्रेन जो मध्यम वर्ग के लिए है और जो गरीबों के लिए, वह भी बिहार को नहीं मिल रही है। तो वंदे भारत में जो चेयर कार में 22-22, 24-2400 टिकट है, और 4700 का एग्जीक्यूटिव क्लास में 4500, 5000 की टिकट है, तो हवाई हाँ, जहाज से नहीं जाएगा आदमी। तो बिल्कुल। ये उस तरह के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने ये 3 मुद्दे जो उठाए हैं, ये तीनों हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप आरक्षण की सीमा बढ़ा करके जो 75% किया गया है, स्टैंड साफ करिए। ये बड़ा इमोशनल इश्यू है। ये जी। भी इमोशनल इश्यू है, स्पेशल स्टेटस का मामला भी इमोशनल इश्यू है। आप उस पर भी अपना अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, और मांगेंगे तो क्या मांगेंगे। आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर अपना करिए, और विजन अपना डॉक्यूमेंट पेश करिए, आपका क्या विजन है। तो एक विजन बताइए कि हम इस तरह से अब आगे 25 के आगे, भाई 1/4 सदी बीत गई, 21वीं सदी में भारत पहुंचेगा, इस बात की चर्चा 1984 में राजीव गांधी ने शुरू की थी। बिल्कुल। भारत हुँ, 21वीं सदी में पहुंचेगा तो क्या होगा। उस 21वीं सदी की एक चौथाई हिस्सा गुजर गया, उसमें 20 साल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, या उन्हीं की सरकार रही, उन्हीं के समर्थन वाली सरकार रही। तो उसमें 25 के बाद क्या है आगे। तो एक तो वो विजन बताना होगा। तो ये हुँ। इन इश्यूज पर, ये बहुत ऑब्जेक्टिव इशू है जिन पर उन्होंने घेरा है। और मुझे लगता है, देखिए, विजन तो ठीक है, देखिए आप नीतीश कुमार से पूछ ही रहे हैं, लेकिन जो हम लोग बार-बार चर्चा करते हैं अजीत जी की, देखिए तेजस्वी यादव को यह सुख प्राप्त है कि वह लालू यादव के बेटे हैं, लेकिन वह बैगेज इतना नुकसानदेह है, क्योंकि हर बात में कि नीतीश कुमार से क्या बेहतर 2005 के पहले की याद कराकर सब कुछ लूट लेते हैं नीतीश कुमार, वोट लूट लेते हैं। तो तेजस्वी यादव को यह भरोसा, ठीक है, उन्होंने यह कोशिश की है कि कोई अब मुरेठा नहीं बांधेगा, कोई लहरिया कट नहीं चलाएगा, लेकिन उनके नेताओं का अभिमान और गुमान आपने देखा भी कि कोई कहता है तीसरा नेत्र खोल लेंगे, कोई कहता है कि पहले तब हमने यह किया था। यदि ये सब बातें बंद नहीं हुई, घमंड और अहंकार खत्म नहीं हुआ, तो सारी अच्छी बातें लाकर भी आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार चाहे जो हो, वह अहंकार और घमंड न खुद दिखाते हैं जनता के सामने, न अपने नेताओं को दिखाने की छूट देते हैं। देखिए, इस मामले में तो हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार नेता ही ऐसे चुनते हैं जो, जी, जिसमें कोई घमंड अहंकार, जिसके ऊपर पूरे बॉडी लैंग्वेज में नहीं। वो एकदम बिल्कुल। साधारण आदमी को नेता बनाते हैं, जो एकदम जनता के बीच का आदमी होता है। वो मुंह से भी कमजोर होता है, शरीर से भी कमजोर होता है, बाहुबल पैसे सबसे कमजोर होता है, ऐसा नेता चुनते हैं। हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, उनके एमपी हो, बिल्कुल। उनके एमएलए हो, कौन उनको पहचान रहा है। क्या उनकी कोई हैसियत नहीं बनने देते अपने नेताओं की। 4-6 लोग जो बड़े नेता है, उसमें भी कोई अहंकार वाला नेता नहीं है। अशोक चौधरी भी लोगों से सब मिलनसार हैं और विनम्रता से मिलते हैं। विजय चौधरी का भी वही नजरिया है। और ललन सिंह का होगा तो ललन सिंह से आम आदमी का मिलना ही मुश्किल होता है। वो मिलते भी नहीं है लोगों से, ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, उनका एक अलग मामला रहता है। तो वो नेता भी अपने नहीं रखने देते हैं ऐसा जिससे गलत मैसेज जाए। कोई ऐसा हम्म। नेता, कोई बाहुबली छवि वाला नेता उनके आसपास नहीं रहता है, जिसके हाँ, नहीं, ऊपर बाहुबली जो साथ आए भी, हुँ, तो जो देखिए 2005 में नीतीश कुमार कहते थे कि देखिए बाघ के सामने हम बकरी कैसे लड़ाएंगे, तो देखिए बाघ को जितवा तो उन्होंने दिया, लेकिन बना दिया बकरी। हाँ, आपने देखा ही कि, हाँ, आपने देखा ही कि अनंत सिंह को भी जेल जाना पड़ा था, सुनील पांडे को भी जेल जाना पड़ा था, कोई बचा नहीं। जो बहकने की कोशिश किया उसे नीतीश कुमार ने ठीक किया कि भाई ये तो नहीं चलेगा। अब उनको ठीक करने का बड़ा मैसेज जाता है। आप छोटे किसी जी, गुमनाम आतंक अपराधी को पकड़ के जेल डालते हैं, और किसी बड़े आदमी को जिसकी छवि बाहुबली की रही है और जो पूरे बिहार में आइडेंटिफाइड है, जब उसको आप अरेस्ट करके जेल भेजते हैं तो उसका बड़ा मैसेज जाता है। लोगों को ज्यादा सुकून मिलता है, लोग ज्यादा
चैन महसूस करते हैं, लोगों को आनंद आता है, बीमा उससे मजा भाती भी आता है लोगों को। बीमा भाती इनके साथ ही थी हम्म, और उनके हस्बैंड को रस्सा में बांधकर, अवधेश मंडल को मुझे याद है तब निशांत तिवारी पूर्णिया के एसपी थे, रस्सा में बांध करके मीडिया के सामने हाजिर कराया गया था। तो ये सबसे मैसेज देती है, नीतीश कुमार इस सबसे जी। मैसेज देते हैं, उनके पुलिस अधिकारी भी इन सब चीजों से मैसेज देते हैं, जो भी उनके हम्म, पुलिस अधिकारी रहे हैं उनको इसमें जी। छूट मिली होती है। तो ये जो छवि, ये जो अपनी इमेज है आरजेडी की, उस इमेज बिल्कुल। को बदलना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी समस्या है। आप उसको बदल नहीं सकते हैं। वो हम्म, बदलने की स्थिति तभी आएगी जब स्वतंत्र रूप से आपको मौका मिले और आप उस मौके का सार्थक इस्तेमाल करें, सकारात्मक बिल्कुल। इस्तेमाल करें। जैसे अखिलेश यादव को एक मौका मिल गया था 2012 से 2017 तक, वो इंडिपेंडेंट अपने समाजवादी पार्टी के बहुमत से मुख्यमंत्री थे। तो एक छवि जो मुलायम सिंह के राज की छवि थी, उसको बदला उन्होंने। वो भी अपने हम्म, आईआईएम के पढ़े लोगों को ले आए, अपना सलाहकार बनाए, अखिलेश मिश्रा को, अभिषेक मिश्रा को उन्होंने अपने साथ रखा अपने सचिवालय में। हम्म, तो उन्होंने भी एक मैसेज दिया लोगों को, अपने समझदार पढ़े लिखे लोगों को और विनम्र छवि वाले लोगों को आगे करके। लेकिन वो मौका तेजस्वी यादव को मिला नहीं। सरकार में हम्म, आने का मौका मिला तो नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके आप आए। तो उस समय जो कुछ बिल्कुल। भी हुआ आप लाख कहिए, अभी भी वो अपनी यात्रा में कह रहे थे कि हमने साढ़े 4 लाख नौकरियां हमने दी, 3 साल के राज हम्म, में 4.5 लाख नौकरियां हमने दी। लेकिन इस पर कौन यकीन करेगा? ये मुख्यमंत्री हाँ। जब नीतीश कुमार थे तो आपके कहने से हम्म, 4 लाख नौकरी, 4.5 लाख नौकरी, दूसरा आदमी तो नहीं मान लेगा कोई कि 4.5 लाख नौकरी बिल्कुल। आपने दी हम्म, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तो अब नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उस समय कोई मंत्री कहता कि हम काम किए तो उसका क्रेडिट मिल भी हम्म, सकता है। नीतीश कुमार के काम का जी। क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? और हम्म, उसके बाद भी अब उस क्रेडिट को भी अपने नाम खाते में दर्ज कराने के लिए नई भर्तियां नीतीश कुमार निकाल ही रहे हैं। एक वो बात छोड़िए और बात। बता रहे थे लोग अजीत जी कि देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में एक समानता है। देखिए, देखिए वो पिता तो लालू यादव हैं, लेकिन पाठशाला तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पाठशाला से ज्यादा समझे हैं। तो क्या समानता है कि जैसे नीतीश कुमार से मिलना मुश्किल है, वैसे ही तेजस्वी यादव से भी मिलना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार से जैसे ही आप मिलते हैं, आपकी समस्या का समाधान तय हो जाता है तुरंत का तुरंत। तो लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव में भी यह समानता है कि ठीक है, मिलने में जो मुश्किल है, यदि मिल लिए तो फिर आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। ये समानता तेजस्वी यादव ने, यह गुण नीतीश कुमार से सीखा है कि मिलने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, अरे इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। हाँ, तो इससे इस अपने इस गुण से, ये गुण अगर उन्होंने सीखा है तो अपना इंडिविजुअल एक पीयर ग्रुप मजबूत कर सकते हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल। क्योंकि वो इंडिविजुअल ही इस तरह से, तो इंडिविजुअल ही किसी का काम कराएंगे ना, आप कम्युनिटी का बिल्कुल। काम कराने की स्थिति में तो नहीं होते। वो तो जब होगा जब आप जी। सरकार में आएंगे, तभी आप कम्युनिटी का भला करने की स्थिति में होंगे। और जी। नीतीश कुमार के साथ और दूसरी हजार खूबियां हैं। जो उनकी हम्म, ट्रेनिंग है नीतीश कुमार की, वो बिल्कुल ही अलग तरह की ट्रेनिंग है, अलग तरह की राजनीति उन्होंने की है। और वो राजनीति सीखना तेजस्वी यादव सीख भी लेंगे तो अपने पिताजी हम्म, वाले बैगेज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तभी हमने कहा बिल्कुल। कि हम्म, इंडिपेंडेंटली जब इनको सरकार चलाने का मौका मिलेगा और उस तरह का एटीट्यूड दिखाएंगे, उस तरह का उनका सरकार का स्वरूप होगा, उस तरह से सरकार का कामकाज होगा जैसा नीतीश कुमार का है, तब जाकर के लोगों को यकीन होगा। ये जब भी हम्म, मिलेगा। अभी तेजस्वी यादव की सबसे अच्छी बात यह है कि उनके साथ एज फैक्टर उनके साथ है, अभी बहुत यंग है वो, और अभी लंबा करियर बाकी है। और नीतीश कुमार अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। तो इसके बाद उनको मौका मिल सकता है। बाकी जो जी। नेता, नीतीश कुमार की जगह दूसरे नेता जो आएंगे, उनके हम्म, मुकाबले तो तेजस्वी निश्चित रूप से भारी होंगे। वो नीतीश कुमार के जी। मुकाबले कमजोर है, लेकिन नीतीश हम्म, के उत्तराधिकारी से भी कमजोर होंगे, ये मानना मूर्खता होगी, ये मानना गलती होगी कि उनका जो उत्तराधिकारी बिल्कुल। है उससे भी वो कमजोर होंगे। क्योंकि तब हम्म, तक 15-20 साल की पॉलिटिक्स में वो भी कई चीजें समझ गए हैं, कई चीजें जान गए हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि 2025 में फेल हुए तो राह और कठिन हो जाएगी आगे के लिए, राजनीति के लिए। वो बड़ी कठिन होगी। हम लोग इसी बात पर फोकस इसीलिए किए हुए हैं कि जी। अगर फिर आप, जो नीतीश कुमार ने लक्ष्य रख दिया 2010 के विधानसभा चुनाव का कि हम्म, 2010 से बेटर रिजल्ट ले आएंगे, 220 सीट ले आएंगे। अगर 200 भी सीटें आ जाती हैं और 200 से मतलब आप तेजस्वी यादव 80 सीट 78 सीट से घट करके अगर 40 सीट पर आते हैं तो फिर बड़ी बिल्कुल। मुश्किल होगी। फिर उनकी हम्म, लीडरशिप को भी चैलेंज होगी, परिवार में भी लीडरशिप को चैलेंज होगी, पार्टी में भी होगी। और प्रशांत किशोर जो एक तीसरी ताकत उभर रहे हैं, उनका भी एक चैलेंज होगा। तो हम्म। चैलेंज इमर्ज करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में तो वैक्यूम कभी रहता नहीं है, कोई भी जगह खाली रहती नहीं है। आप देखिए हाँ, कितनी बिना जगह फैक्टर तो काम करता नहीं है, देयर इज नो नहीं करता अल्टरनेटिव, है, चलता भी कभी नहीं। नहीं काम करता। जी। वहां कोई ना कोई अल्टरनेटिव आ ही जाता है, कोई ना कोई इमर्ज हो जी। जाता है। और फिर हम्म, अब भाई अब यही इमर्ज हो गए अरविंद केजरीवाल, तो आज सबसे बड़ी ताकत है। हम्म, तो ताकत जब इमर्ज हो जाती, जगन मोहन रेड्डी के पिता गुजरे, कांग्रेस ने उनके साथ बहुत अत्याचार किया, तो एक फोर्स इमर्ज हो गए।
तो ये फोर्स इमर्ज हो जाता है। हर प्रदेश में आप देखिएगा ताकत नया नेता इमर्ज कर जाता है। तो ये चुनौती आ जाएगी तेजस्वी यादव के सामने। देखिए अखिलेश यादव तो उस तेजस्वी को पार कर गए, हेमंत सोरेन उस तेजस्वी को उस समस्या को पार कर गए, क्योंकि दोनों ने इंडिपेंडेंटली सरकार चला ली है और अब एक धुरी बन गए हैं राजनीति की। उमर अब्दुल्ला भी धुरी है, आरजेडी भी एक धुरी है बिहार की पॉलिटिक्स की, लेकिन उसकी लीडरशिप जब अगर 25 में हार जाते हैं और 29 का इंतजार करना होगा, तो उस 4 साल सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तब लालू यादव भी पता नहीं किस स्थिति में होंगे, और नीतीश कुमार का राज आ गया तो राज आ जाने के बाद तो जिसको बिठाएंगे वो नेता हो ही जाता है भाई। 9 महीने ही जीतन राम मांझी रहे तो नेता हो ही गए, तो वो एक चुनौती। अच्छा, ये 200 यूनिट बिजली कह रहे हैं, हम तो आएंगे तो देंगे ही, हम इसी सरकार से आपको दिला देंगे। क्या तेजस्वी यादव ने सेंधमारी कर ली है क्या, पता कर लिया है क्या कि नीतीश कुमार किस प्रकार की रेवड़ी बांटने जा रहे हैं और आगे के लिए क्या प्लान है? और तेजस्वी यादव यह सोच रहे हैं कि पहले हम ही इतना ढिंडोरा पीट दें कि लोग कहे कि तेजस्वी यादव के कहने पर ही नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा। है ये क्रेडिट लेने की ही कोशिश है, कि अगर हो गया तब तो ठीक ही है। अगर नीतीश कुमार कर देते हैं तो हम क्रेडिट लेंगे कि हम ही कह रहे थे, नीतीश कुमार की पार्टी में तो कोई कह नहीं रहा था कि बिजली फ्री करेंगे, तो हम ले लेंगे। और नहीं करते हैं तो भी तभी हमारा क्रेडिट तो रहेगा चुनाव में कि हम कह रहे हैं कि हम देंगे बिजली फ्री। तो बिजली फ्री देना एक बड़ा इशू है। देखिए झारखंड में ये इशू काम किया है, पहले 125 यूनिट बिजली दी जा रही थी फ्री, अब कहा गया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री करते हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि हम 400 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो सीधा 400 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो ये बिजली का मामला काम करता है। और अब एक दूसरी चीज ये समझ में आ रहा है हमको कि बिजली का प्रोडक्शन बढ़ गया है, उत्पादन बढ़ा है, तो कॉस्ट कम हुआ है। अगर पुराने पीपीए को छोड़ दें, जो पुराना पीपीए बिहार सरकार का पावर परचेज एग्रीमेंट है, जो जनरेट करने वाले हैं उनके साथ, उसको छोड़ दें, अगर कैंसिल कर दे, लीगल उसको लेकर के और सरकारें कैंसिल कर दे, तो जो नया एग्रीमेंट होगा वो आधी कीमत पर होगा। तो बिजली सस्ती हो गई है क्योंकि बिजली का प्रोडक्शन बढ़ गया है, बिजली का इक्विपमेंट। देश में सबसे महंगी बिजली बिहार ही है। और ये बात तो वहां के एनर्जी सेक्रेटरी भी कहते रहे हैं कि मतलब इनफॉर्मल बातचीत में उन्होंने कहा कई बार कि ये बिजली हम लोग महंगी इसलिए है क्योंकि सब पुराना पीपीए चल रहा है, और पीपीए कैंसिल कर दे पावर परचेज एग्रीमेंट को और नया एग्रीमेंट करे तो आधा दाम हो जाए सीधे। तो वो करने का वो उनके दिमाग में है तेजस्वी के, कि अगर नीतीश कुमार घोषणा करते हैं, जो हमको लगता है कि नहीं करेंगे, आपका भी यही रहा है कि नीतीश कुमार बिजली फ्री वाली बात नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि उसके 2 खतरे हैं। एक तो तत्काल आप उसमें आ जाएंगे कि आप मुफ्त की रेवड़ी बांट करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा इसका क्रेडिट फिर किसी न किसी तरह से तेजस्वी को चला जाएगा, क्योंकि ये हल्ला होगा कि आप नहीं कह रहे थे, तेजस्वी सबसे पहले कह रहे थे कि बिजली फ्री करेंगे, तो इसलिए भी वो नहीं करेंगे। उनके नीतीश कुमार की ये भी एक समझ है कि कोई दूसरा आदमी कह रहा है वो काम नहीं करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल नया कुछ लेकर आएंगे, हम नया लेकर के आएंगे। उस काम में कितना भी नुकसान हो जाए, वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, तो अड़ जाते हैं, वो फिर उस काम को नहीं करते हैं। जैसे आप अब हम लोग जैसे कहा और दूसरे लोग भी कह रहे हैं स्मार्ट मीटर का, लैंड सर्वे का, तो नीतीश कुमार उस पर पीछे नहीं हटेंगे। भले रोक के रखे रहे, उसको इम्प्लीमेंट जरूर कराएंगे, भले चुनाव में रोक के रखे रहे, लेकिन उनकी ऐसी जिद है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। शराबबंदी नहीं हटेगी। वो जान रहे हैं कि इसका क्या नुकसान है, रेवेन्यू का नुकसान है, सोशल है, लॉ एंड ऑर्डर का है, लेकिन वो नहीं बदलेंगे क्योंकि उनकी जिद होती है। तो वो बिजली वाला तो नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना दाव फेंक दिया है 2 इश्यूज पर, रोजगार पर और बिजली पर। ये रोजगार की जो इतनी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार अपनी सभाओं में, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि रोजगार देने जा रही है सरकार। तो जब रोजगार दिया जाएगा तो हम याद दिलाएंगे कि हम ही ने शुरू कराया था, हमारे समय से रोजगार मिलता है, तो अब रोजगार आपको मिल रहा है, मतलब हमारी वजह से रोजगार मिल रहा है। और अगर बिजली फ्री होती है तो कहेंगे कि हमारी वजह से फ्री हुई, नहीं फ्री होती है तो हम तो चुनावी वादा करेंगे ही कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और स्मार्ट मीटर के सामने जब आप फ्री बिजली की बात करेंगे तो वो ज्यादा अपील करेगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर से बिल जितना भी आ रहा हो, परेशानी हो न हो, एक साइकोलॉजिकल दिमाग पर हर आदमी के एक बोझ आ गया है कि ये एक ऐसा मीटर आया है जो तेज चल रहा है, पता नहीं तेज चल रहा है कि नहीं, लेकिन तेज चल रहा है, बिल ज्यादा आ रहे हैं और हमारे लिए समस्या है, कट जा रहा है, तो हमारे सामाजिक रूप से हमको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो ये चीजें लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। तो उस स्मार्ट मीटर के मुकाबले जब कहा जाएगा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो वो लोगों को अपील करेगी। तो तेजस्वी यादव ने ये काम तो उस अपने क्रेडिट लेने से, रोजगार और ये दोनों चीजें उन्होंने इस वजह से कही है ताकि करे तब भी और न करे तब भी, दोनों स्थितियों में सिक्का हमारा रहे। हमारा सिक्का खड़ा कर दिया, इधर गिरेगा तो इधर से, नहीं इधर गिरेगा तो इधर से। तो तेजस्वी ने ये काम ये उसके लिए किया हुआ है। और ओवरऑल जो हम लोगों ने जहां से शुरू की थी, उनकी इस यात्रा में वो मुद्दे सही उठा रहे हैं।
बिल्कुल। वही मुद्दे उठा रहे हैं, सही जगह पहुंचाना है। और अब इसमें यह भी देखना होगा कि आगे की यात्रा में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है। हाँ, ये महिलाओं बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। की वो महिला वर्कर, महिला कार्यकर्ता कितना हुँ, है, कितना जिला अध्यक्ष महिला है, प्रखंड अध्यक्ष हुँ, महिला है कि नहीं है, आप उन महिलाओं को आगे ले आते हैं कि नहीं ले आते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, उनसे क्या इमर्ज करता है। देखिए, महिलाओं का रुझान आपको पता है कि नीतीश कुमार की तरफ हमेशा रहा है बिहार में, और अभी महिलाओं हुँ, के लिए ही वो करने जा रहे हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि तेजस्वी यादव को ये सूचना मिली है कि नहीं कि कोई मैया सम्मान योजना या लड़की बहन योजना टाइप से कोई योजना नीतीश कुमार शुरू करने जा रहे हैं, उसमें पैसा बंटने जा रहा है, कैश ट्रांसफर होने जा रहा है, इसके बारे में आगे वो क्या बिल कर। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। मुद्दे चलिए सारे तो ठीक है, देखिए ज्ञानेश्वर जी की विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण की सीमा और अपना विजन, ये सब मुद्दे सही हैं। ये मुद्दे मुद्दे उठाए जाने चाहिए, हर आदमी को उठाना चाहिए बिहार में। चलिए देखिए, तेजस्वी के मुद्दे सही हैं, यात्रा शुरू हो चुकी है, अब कितने दिनों की यात्रा चलती है, बस दुबई और लंदन न जाएँ और आगे भी बिहार में स ज़मीन पर संघर्ष करते रहें और महिलाओं को कनेक्ट करें, तो शायद बात बन जाए। आगे भी हम बिहार की बात करते रहेंगे, बिहार के मसलों को उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।